नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी, टाइगर के किए दीदार, फॉरेस्ट सुरक्षा कर्मियों का बढ़ाया हौसला। इजराइल में फंसे नागरिकों की हुई वतन वापसी, उत्तराखंड के आरती जोशी और आयुष मेहरा पहुंचे अपने देश, तो उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार का किया धन्यवाद। उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना, राज्य सरकार दे रही उत्पादन को बढ़ावा, महिलाओं और किसानों के लिए बनाए ग्रोथ सेंटर। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का हल्द्वानी दौरा, उच्च शिक्षा निदेशालय में ली अहम बैठक, 25 मॉडल महाविद्यालयों को चुना जाएगा, उनके लिए 172 करोड़ रुपए मंजूर। और सीएम धामी द्वारा की गई सड़क की घोषणा, ठंडे बस्ते में विभाग ने सर्वे कराया लेकिन आज तक नहीं हो सका सड़क निर्माण, ग्रामीण कर रहे ठगा हुआ महसूस। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी की और पर्यटकों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान सीएम धामी को टाइगर के दीदार भी हुए। देर रात रामनगर पहुंचे सीएम धामी ने सुबह कॉर्बेट पार्क झुरना फॉरेस्ट रेंज में सफारी करने पहुंचे। गेट पर ही खड़े पर्यटकों का अभिवादन स्वीकार किया और पार्क के अंदर जाते हुए उन्हें हिरण का पीछा करते टाइगर का दृश्य देख रोमांचित हुए। वहां खड़े पर्यटक भी अपने बीच सफारी वाइल्ड लाइफ ड्रेस पहने सीएम धामी को देखकर हैरान हो गए। बिना किसी सुरक्षा तंत्र के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां भी पर्यटकों के साथ टाइगर पर्यटन की चर्चा की। वहीं आपको बता दें, सीएम धामी ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडेय के साथ कॉर्बेट टाइगर प्रशासनिक के प्रबंध के विषय में जानकारी हासिल की। इजराइल में फंसे भारतीय नागरिकों के ऑपरेशन अजय के तहत वतन वापसी एक सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार सुबह उत्तराखंड के 2 नागरिक भी ऑपरेशन अजय के तहत उत्तराखंड सुरक्षित पहुंचे। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि की ओर से 2 नागरिकों को एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। दोनों ही नागरिकों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का इसके लिए धन्यवाद किया। शुक्रवार सुबह 5:50 पर ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इजराइल से भारत सरकार द्वारा विशेष विमान से भारतीय नागरिकों को दिल्ली वापस लाया गया। इसमें उत्तराखंड के 2 नागरिक आरती जोशी और आयुष मेहरा शामिल थे, जिनको एयरपोर्ट पर उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि द्वारा रिसीव किया गया। उनके सकुशल वापस आने के बाद वो अपने परिवार के साथ देहरादून चले गए और सरकार को धन्यवाद दिया। नोईवाला के शहीद दुर्गामल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सामने स्टेट हाईवे पर आए दिन रोड हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई छात्र छात्राएं चोटिल हो रहे हैं। बीते दिन ही महाविद्यालय की 3 छात्राएं स्कूटी सवार की चपेट में आ गई, जिसमें एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा का उपचार नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। कॉलेज गेट के सामने हो रहे सड़क हादसों से नाराज छात्र छात्राओं ने एनएसयूआई संगठन के बैनर तले कॉलेज गेट, तहसील और कोतवाली में प्रदर्शन कर दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की और कल हुई दुर्घटना के आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर तहसील और कोतवाली पुलिस को ज्ञापन सौंपा। हमारे कॉलेज के सामने ना स्पीड ब्रेकर बन जाए, क्योंकि कल ही हमारे कॉलेज के सामने एक केस हुआ कि 3 लड़कियां की एक्सीडेंट हो गया, जिसमें से एक बहुत सीरियस कंडीशन में है। तो हम बस यही मांग करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे कॉलेज के सामने स्पीड ब्रेकर बन जाए। हमसे एसडीएम से यही मांग है कि जल्द से जल्द अगर हमारे कॉलेज के बाहर स्पीड ब्रेकर नहीं बनता है तो हम आंदोलन पे उतर आएंगे, क्योंकि इस घटना से कल ही प्रेजेंट में हमारी कॉलेज की छात्राएं का एक्सीडेंट हुआ है जो रोड क्रॉस करी थी। अगर स्पीड ब्रेकर बनता हमारे कॉलेज के बाहर तो ये दुर्घटना नहीं होती। तो हमसे यही मांग है कि जल्द से जल्द स्पीड ब्रेकर बन जाए, वरना हम आंदोलन पे उतर आएंगे। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश के उन हेलीपैड को आधुनिक बना रहा है जहां से
हेली सेवा शुरू होती है। आपको बता दें कि उड्डयन योजना के तहत प्रदेश के 13 हेलीपैड को हेलीपोर्ट बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है, जिससे सभी हेलीपैड पर एयरपोर्ट की तरह ही यात्रियों को स्क्रीनिंग के बाद चेक इन कराया जाएगा। सचिव का कहना है प्रदेश के 13 हेलीपैड में से कुछ हेलीपोर्ट बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं, जिनमें राजधानी देहरादून का हेलीपोर्ट भी शामिल है, जिसे 3 महीनों के भीतर शुरू कर दिया जाएगा। जो उड़ान योजना के तहत यहाँ हमारे उत्तराखंड राज्य में टोटल 13 हेलीपोर्ट स्वीकृत है। उसमें से कुछ जगह में हेलीपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा भी हो गया है। देहरादून सहस्त्रधारा में एक हेलीपोर्ट जो स्वीकृत है, जिसका निर्माण कार्य अभी तेज गति से चल रहा है। बहुत जल्दी जो है उसका कंप्लीट होने के बाद उसका सेवा में जो है लगा देंगे। वो एक एयरपोर्ट की तरह हेलीपोर्ट है। वहाँ पे जो है पैसेंजर अगर टिकट लेकर के आते हैं, वहाँ पे जो है प्रॉपर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग वगैरह होगा। उनका पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग में जो है उनका वेटिंग एरिया वगैरह होगा। जैसे एयरपोर्ट में जो सेवाएं मिलता है, सेम सेवाएं जो है सिमिलर सेवाएं यहाँ पे हेलीपोर्ट में भी मिलेगा। रुड़की के कन्हैयालाल डीएवी इंटर कॉलेज में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की शाखा का बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय में साल 2015 में नियुक्त हुए सहायक अध्यापक अरविंद कुमार के विरुद्ध सर्वसम्मति से निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार सैनी ने बताया कि कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक अरविंद कुमार की नियुक्ति 2015 में हुई थी। उन्होंने बताया कि वो 2015 से पहले कहीं और नौकरी करते थे और उन्हें गलत तथ्यों के आधार पर विद्यालय की वरिष्ठता सूची को बदलकर अपने पदोन्नति कराने का प्रयास किया गया, जिसका विद्यालय के अन्य शिक्षकों ने विरोध किया, जिसके चलते मुख्य शिक्षा अधिकारी ने रोक भी लगा दी। उन्होंने बताया कि अन्य शिक्षकों के विरोध करने पर उनके द्वारा झूठी शिकायतें करके शिक्षकों को ब्लैकमेल करने का प्रयास भी किया गया। नाम का एक टीचर है जिसकी नियुक्ति हमारे यहाँ 2015 में हुई थी और वो 15 से पहले राजकीय में था, उससे पहले वो किसी और सेवा में था। उसने गलत तरीके से 97 से अपनी सर्विस को यहाँ ऐड करा लिया और पूर्व प्रबंध संचालक से मिलकर 2005 से अपनी वरिष्ठता सूची में अपना नाम जुड़वाने का प्रयास किया, जो गलत है, जबकि उसकी नियुक्ति 2005 में हुई है। 2005 में नहीं हुई, 2015 में हुई है। तो उसके ऊपर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई। एक्चुअली क्या है कि हमारे जो हैं एक साथी हैं अरविंद कुमार जी, सहायक अध्यापक हैं यहाँ पे, तो उनका कोई प्रकरण जो है वरिष्ठता के संबंध में चल रहा है। तो उस संबंध में उनका प्रकरण जो है वो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन उन्होंने उससे जो है कि जो कॉलेज के अन्य साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं, उनसे उनके बारे में अनर्गल बातें, दुनिया भर की शिकायतें, जिससे जो है कि विद्यालय का माहौल बड़ा खराब हुआ होगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर जसपुर से है, जहां मंडी परिसर में खाद्य विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से धान खरीद शुरू कर दी गई, जिसमें इस बार जसपुर खाद्य विभाग को 65,000 क्विंटल का लक्ष्य दिया गया, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा 3 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान अपना धान लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं वरिष्ठ विपणन अधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि अब तक लगभग 1,000 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। वहीं किसानों के भुगतान के लिए खाते खुलवा दिए गए, जल्दी ही भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस बार की धान खरीद 1 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुकी है और धान खरीद की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 है। किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए हमने आवेदन मांग लिए हैं। आवेदन की जगह में जिनके पुराने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, उन्हें अपडेशन के लिए हम किसानों को कह रहे हैं। अब की बार हमारे यहाँ जसपुर में 3 क्रय केंद्र खोले गए हैं खाद्य विभाग के, जिनका लक्ष्य 65,000 कुंटल रखा गया है और आज दिनांक तक हमारी लगभग 1,000 कुंटल की धान खरीद हो चुकी है। लगभग 2 साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा नेपाल सीमा से लगे दूरस्थ कायल गांव के ग्रामीणों की समस्या का संज्ञान लेते हुए डन गांव से कायल तक 8 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की थी, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी एक भी सड़क में काम शुरू नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा आज भी क्षेत्र की जनता भुगत रही है। वहीं ग्रामीणों ने कहा, एक और मुख्यमंत्री चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं और वहीं विभागीय अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री की परिकल्पना को पलीता लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के जिले में ही सीएम की घोषणा के बाद ग्रामीणों को सड़क जैसी मूलभूत सुविधा न मिल पाना काफी गंभीर मामला है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए ग्रामीणों की समस्या का जल्द समाधान करवाना चाहिए, ताकि इन दूरस्थ क्षेत्रों से पलायन को रोका जा सके।
2.5 साल पहले जो है मुख्यमंत्री ने जब देवीधुरा आए थे तो उन्होंने वहां से 11 किलोमीटर सीमांत क्षेत्र डनगांव से कायल तक सड़क की घोषणा की थी और करीब 1.5 वर्ष जो है संयुक्त सर्वे को पूरा किए हुए हो गया है, जिसमें फॉरेस्ट विभाग है, रेवेन्यू विभाग है और आपका PWD है, उन तीनों ने संयुक्त सर्वे किया था और उसके बाद जो है अभी तक उसमें कोई कार्य शुरू नहीं किया गया, जबकि वह कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और एक सीमांत क्षेत्र है। वहां से कृषि उत्पाद हो, चाहे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है कोई या यहाँ अस्पताल लाने में उसको बहुत सारी दिक्कत होती है। विकासखंड लोहाघाट में डनगांव से कायल तक सड़क निर्माण किया जाएगा जिसकी लंबाई 8 किलोमीटर होगी। विकासखंड बाराकोट में सतुड़ा से सील तक लंबाई निर्माण कार्य किया जाएगा जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर होगी। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर भू कानून लागू किया जाए, जिसके लिए जनपद उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पूरे प्रदेश में जल्दी ही एक बड़ा अभियान चलाने वाले हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपल विजलवान ने बताया कि राज्य बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों की भूमि पर जिस तरह से बाहर के लोगों ने बहुत कम दामों पर कब्जा किया हुआ है, वो आने वाले समय में राज्य के हित में नहीं है। वहीं जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट का कहना है कि भू कानून की मांग को लेकर कार्य कर रहे संगठनों को एक मंच पर लाया जाएगा और जल्दी ही पूरे प्रदेश के हर जिलों में अभियान की शुरुआत की जाएगी। जो उत्तराखंड की भू कानून से रिलेटेड जितनी भी समितियां बनी हुई है, जो जनसंघर्ष कर रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पर आकर इस मुद्दे पर हैं और सरकार को इस और इत्तला कर रहे हैं कि भू कानून उत्तराखंड की मूल ज़रूरत है, क्योंकि आज हिमाचल हो, अन्य राज्य हैं, सबका अपना भू कानून है और हम ये जानते हैं कि उत्तराखंड अपनी इस माटी को बचाने में तभी सक्षम रहेगा जब भू कानून लागू होगा। अगर हमारी सरकार ने जब ये राज्य बना था, अगर सख्त भू कानून लागू किया होता तो आज आप देखिए हिमाचल के अंदर भू कानून लागू है, जम्मू कश्मीर के अंदर बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकते हैं, तो उत्तराखंड के अंदर भी जो है एक सशक्त भू कानून की आवश्यकता है और जनता इस मांग को लगातार कई सालों से इस मांग की लड़ाई लड़ रही है जनता। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको लागू कर देना चाहिए। उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना को देखते हुए राज्य सरकार रेशम उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। सरकार किसानों और काश्तकारों को लाभ देने और कृषकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए ग्रोथ सेंटर्स को स्थापित कर रही है, जिसमें महिलाओं को भी स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। राजधानी देहरादून के सैलाकुई में रेशम विभाग और रेशम फेडरेशन की ओर से महिलाओं और किसानों के लिए ग्रोथ सेंटर बनाए गए हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को समय पर समर्थन मूल्य देना है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम किया जा रहा है और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो रोजगार देने में उत्तराखंड देश के दूसरे स्थान पर आता है। 24 आवर्स जिस प्रकार से यहाँ के प्रदेश की ज़रूरतें समझी, यहाँ की आवश्यकताएं समझी, उन पर कार्य वो लगातार कर रहे हैं। और अब हम स्वरोजगार की जो पहले से हमारी मुहिम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है, उसी को हम आगे प्रदेश में बढ़ा रहे हैं और MSME के माध्यम से छोटे छोटे उद्योग लाकर रूरल एरिया को, रूरल इंफ्रा को हम आगे डेवलप कर रहे हैं और लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार प्रदान करने की ऐसी योजनाएं लाके उनको लाभान्वित कर रहे हैं। हल्द्वानी पहुंचे राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने गोलापार स्थित उच्च शिक्षा निदेशालय में महत्वपूर्ण बैठक लेते हुए राज्य के सभी महाविद्यालय में बेहतर शिक्षा दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि राज्य के अंदर 25 मॉडल महाविद्यालयों को चुना जाएगा, जिनके लिए 172 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के 81 डिग्री कॉलेज में IT लैब, कंप्यूटर लैब और वाचनालय बनाए जा रहे हैं ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने उच्च शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर को निर्देश दिए कि प्रदेश में एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक दीक्षांत और एक चुनाव लागू किया जाएगा। 25 मॉडल कॉलेज बना रहे हैं और उन मॉडल कॉलेजों को 172 करोड़ रुपए हमने भी दिए हैं। दूसरा, हम अपने प्रदेश के 81 डिग्री कॉलेजों में एक तो IT लैब बना रहे हैं, कंप्यूटर लैब बना रहे हैं, वाचनालय बना रहे हैं ताकि बच्चों को जो है हर प्रकार से दक्षता वहाँ पे मिल जाए। तीसरा हमें कर रहे हैं कि मैंने उच्च शिक्षा निदेशालय को ये कहा है कि एक प्रदेश, एक प्रवेश, एक परीक्षा, एक दीक्षांत और एक चुनाव, इस पे हमको जाना है।
उत्तराखंड में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां करते हुए नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा के तमाम राष्ट्रीय नेता उत्तराखंड के दौरे पर लगातार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और कुछ दिन पहले भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा कर चुके हैं। वहीं अभी तक कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय नेता का दौरा उत्तराखंड में नहीं हुआ, जिसको लेकर भाजपा सवाल खड़े कर रही है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला का कहना है, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का उत्तराखंड से कोई लगाव नहीं है, इसीलिए अभी तक किसी राष्ट्रीय नेता का उत्तराखंड में आगमन नहीं हुआ। न ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक उत्तराखंड आए। और रही बात उनके बड़े नेताओं के प्रस्तावित दौरों की, तो कांग्रेस के तमाम प्रस्तावित दौरे प्रस्तावित ही रहने वाले हैं। कांग्रेस के तमाम जो प्रवक्ता हैं, जो नेता हैं, वो किस प्रकार से मीन में निकालते रहते हैं, लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वो बताएं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कितनी बार उत्तराखंड आए हैं, या जब उनकी सरकार रही तो प्रधानमंत्री जी कितनी बार उत्तराखंड आए हैं उनके समय पर। कांग्रेस ने केवल और केवल इस राज्य को छलने का काम किया है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ हमेशा दोगला व्यवहार करने का काम किया है। उनको अभी से प्रधानमंत्री का सहारा लेना पड़ रहा है उम्मीदवारों को जिताने के लिए, धर्म का सहारा लेना पड़ रहा है, फिर धार्मिक उन्माद फैलाने की बात कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और उनके उम्मीदवारों की स्थिति खराब है। जगह जगह पर असंतोष है, कार्यकर्ताओं में भी असंतोष है और भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी, टाइगर के किए दीदार, फॉरेस्ट सुरक्षा कर्मियों का बढ़ाया हौसला। इजराइल में फंसे नागरिकों की हुई वतन वापसी, उत्तराखंड की आरती जोशी और आयुष मेहरा पहुंचे अपने देश। दोनों ने राज्य और केंद्र सरकार का दिया धन्यवाद। उत्तराखंड में रेशम की अपार संभावना, राज्य सरकार दे रही उत्पादन को बढ़ावा, महिलाओं और किसानों के लिए बनाए ग्रोथ सेंटर। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का हल्द्वानी दौरा, उच्च शिक्षा निदेशालय में ली अहम बैठक। 25 मॉडल महाविद्यालयों को चुना जाएगा, उनके लिए 172 करोड़ रुपए मंजूर। और सीएम धामी द्वारा की गई सड़क की घोषणा, ठंडे बस्ते में विभाग ने सर्वे करवाया, लेकिन आज तक नहीं हो सका सड़क निर्माण, ग्रामीण कर रहे ठगा महसूस। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।